हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं अभिषेक एंड लर्निंग जोन में आप सभी का वेलकम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली जेके एसएसबी की जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसमें जो आपकी एक सेक्शन है मैथ्स की, तो हम मैथ सेक्शन के टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं आजकल। तो पहले हमने सर्च किया है, सर्च हमने कंप्लीट कर लिया विद उसके सारे टॉपिक्स कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, और उसके साथ साथ उसकी एप्लीकेशन और उसके एमसीक्यूज़ पे भी हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन पे। इससे पहले वाली वीडियो जो आई है वो है रिलेशन एंड फंक्शन पे, और ये है रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको आने वाले हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज भी है, फेसबुक ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल भी है हमारा। तो जिसमें क्या है आपका कि हम इसकी वीडियोस की जो पीडीएफ है ये हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं, और फेसबुक पेज पे हमारे करंट अफेयर्स अपडेट होते रहते हैं हर थोड़े टाइम में। तो आप उनको भी लाइक एंड शेयर लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे और आप अपडेटेड रहे बेसिकली जीके वगैरह में, और आपके एमसीक्यू साथ साथ में चलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन पे। रिलेशन क्या है आपके पास बेसिकली। रिलेशन हमने कल किया था। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। कल हमने किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन। ठीक है, और रिलेशन क्या है कि आपके यहाँ पे दो सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट है। रिलेशन आपको कोई एक स्टेटमेंट दी गई होगी, जैसे कल हमने किया था x+1। तो ये y किसके इक्वल है, x+1 के। अगर आप x1 लेते हो तो x+1 कितना हो जाएगा 2। x अगर 2 लेते हो तो x+1 कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह के ऑर्डर पेयर आपको इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में फाइंड आउट करने हैं। ये हमने कल किया था। ठीक है, तो हमने किया था कि रिलेशन जो है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब है आपके पास एक नई कंडीशन, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या है कि रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू नो एलिमेंट ऑफ ए। जब ए क्रॉस ए आपने किया है तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ का है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ का है बी सेट का, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ए सेट के एक एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। आर इक्वल टू फाइव, और फाइव किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए क्यों है कि हम लोग क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं कि आपके पास यहाँ पर हमने किया कि फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो वैसे ही रिलेशन जो है वो एम्प्टी सेट है तो फाइव होगा, और एम्प्टी सेट किसका सबसेट होता है, हर एक सेट का, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी सेट होगा। ठीक है, इसकी मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक सिंगल चाइल्ड हो, अपने पेरेंट्स से सिंगल चाइल्ड है, तो आप एक स्कूल में, जिस स्कूल में भी जाते हैं, ठीक है, तो क्या कहता है कि आपका आपके स्कूल मेंबर्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाया जाता है। जैसे आप अगर राम है तो बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ आपके ऑर्डर पेयर बनते हैं। तो कहा जाता है कि ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स, रियल ब्रदर्स। ठीक है, तो आप एक सिंगल चाइल्ड हो तो स्कूल में कोई भी स्टूडेंट जो है वो आपका ब्रदर नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में फर्स्ट एलिमेंट के साथ कोई भी सेकंड एलिमेंट रिलेट नहीं करेगा, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो सेट है एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है, आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को रिलेट कर रहा है। क्लियर है। फॉर एग्जांपल ए है आपके पास 10th, ए आपके पास स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। फॉर एग्जांपल ए क्रॉस ए लेते हो तो जो 10th क्लास के स्टूडेंट होंगे उन्हीं के ऑर्डर पेयर बनेंगे। मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं दो स्टूडेंट राम एंड श्याम, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट राम एंड श्याम के साथ होगा। राम राम, राम श्याम, श्याम राम एंड श्याम श्याम। फॉर एग्जांपल रिलेशन क्या दिया जाता है आपको, ए बी, ए एंड बी आर क्लासमेट्स। तो हर एक एलिमेंट आपस में रिलेट है, आर आर, ये सेम एलिमेंट की बात हो रही है तो दोनों आपस में बैचमेट होंगे। आर और एस ये एक ही 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो ये दोनों आपस में
बैचमेट होंगे। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट जो हैं वो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड हैं, सारे आपस में बैचमेट हैं। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन। आई होप यूनिवर्सल रिलेशन आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है रिलेशन के यहाँ पे 3 कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा करा देंगे ताकि आपको कोई ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज इसमें आ जाता है तो आप इसको आसानी से कर सकें। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने किया, राम क्लासमेट की है हमने, राम एंड श्याम थे, राम एंड श्याम, इनके ऑर्डर बने राम एंड राम, राम एंड श्याम। ठीक है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ ताकि आपके और भी चीज़ें आ जाए। ठीक है, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, राम राम, राम श्याम, श्याम राम एंड श्याम श्याम। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कहता है आपके पास, फर्स्ट कहता है कि आपके पास सेम एलिमेंट है, राम श्याम, कार्टेशियन प्रोडक्ट राम और श्याम के साथ। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। रिफ्लेक्सिव क्या है, ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ए रिलेटेड टू सेट रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन आ गया था, आर इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर क्या है कि आपका ए जो है वो रिलेशन आर में होना चाहिए, मतलब सेम एलिमेंट के ऑर्डर पेयर होने चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर के मतलब आपके ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के सेम एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर होने चाहिए। जैसे आर है तो आर भी होना चाहिए, आर है, एस है तो एस भी होना चाहिए, तो दोनों है। तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, मतलब कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनके रिलेशन, आपके रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर सारे होने चाहिए और सेम एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर होने चाहिए। जैसे ये सेकंड आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होगा, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे आर एस है तो एस आर भी है, अगर आप एस आर लेते हो तो आर एस भी है। ठीक है, अगर ए बी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो बी ए बी रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे ए एंड बी आर क्लासमेट, तो बी एंड ए भी क्लासमेट होंगे। ठीक है, अगर ए एंड बी आर ब्रदर्स हैं तो बी एंड ए भी ब्रदर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें वो सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, अब ए और बी, ठीक है, इसको हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरे एग्जांपल लेते हैं। क्या कहते हैं, ए इज यंगर टू बी। क्या है, ए बी से छोटा है, ए इज यंगर टू बी, ए इज यंगर टू बी। तो ए बी अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो क्या बी ए भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब अगर ए बी से छोटा है तो बी क्या ए से छोटा हो सकता है, नहीं। तो ऐसी कंडीशन में रिलेशन में ए बी होगा लेकिन बी ए नहीं होगा। अगर वैसी बात है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी तक आपके पास ये सारा कुछ है। यहाँ पे एक मिनट, हाँ, यहाँ पर अभी तक क्या है कि आपके पास ये क्लासमेट्स थे तो आर एस भी है एंड एस आर भी है, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर आपके पास ए बी है एंड ए सी है, ए बी एंड बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ए बी है, आर आर है, ये बी सी है, तो आपके पास ए सी भी होना चाहिए, मतलब आर एस भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है। ठीक है, अगर कोई कंडीशन ऐसी जिसमें ए बी और बी सी है लेकिन ए सी नहीं है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। इसकी एक एग्जांपल ली है मैंने, इस पे एक और चीज़ है, पहले ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। अगर कोई रिलेशन जिसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू है सीधा सीधा। ठीक है, वो पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन
इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ऐसी कंडीशन है जिसमें तीनों सेटिस्फाई होंगे, वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। उस पर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करूँगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पे बात करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पे क्या बात करेंगे? हमारे पास यहाँ पर है लेट एल बी द सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन। एल क्या है? लाइंस का एक सेट है। ठीक है, आर इज अ रिलेशन। ठीक है, इन सेट एल, तो सेट ऑफ लाइंस है तो एल क्रॉस एल होगा, सभी लाइंस का ऑर्डर पेयर बनेगा। वो कहता है एल वन एंड एल टू इज पर एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू। एल वन एंड एल टू का जो ऑर्डर पेयर बनेगा, लाइन एल वन एल टू के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब बताओ कि वो सिमेट्रिक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो मैं आपका इसका यहीं से करा देता हूँ, मैंने इसका नोट्स भी बनाया था शायद, हाँ यहाँ पे, तो ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, पेज कम कवर होगा। क्या कहता है? एल वन एंड एल टू क्या होने चाहिए आपस में? परपेंडिकुलर। तो पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या था कि सेम एलिमेंट के ऑर्डर पेयर होने चाहिए आपके पास, सभी एलिमेंट के, कि आपके एल सेट में जितनी भी लाइंस हैं, एल वन एल टू एल थ्री जितनी भी हैं, तो एल वन एल टू रिलेशन को सेटिस्फाई कर, एल वन रिलेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, एल टू रिलेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एल वन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई कब करेगा? जब एल वन के परपेंडिकुलर होगा। तो कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या था कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर में। तो रिलेशन क्या था कि एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू, तो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो सकती हैं। एल वन, अगर एल वन एल टू के परपेंडिकुलर है, तो एल टू भी एल वन के परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कंडीशन सिमेट्रिक है। अब आ जाता है ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव में क्या था कि अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो ए सी के बीच में भी वो रिलेशन होना चाहिए। ये अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं उस रिलेशन को, तो ए सी में भी वो रिलेशन होना चाहिए। तो पहले क्या है कि हम एल वन की बात करते हैं, एल वन एंड एल टू। क्या एल वन एल टू के परपेंडिकुलर हो सकता है? हो सकता है। अब एल टू और एल थ्री भी आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं, एल टू में और एल थ्री कर दिया, लेकिन क्या एल वन और एल थ्री आपस में परपेंडिकुलर होंगे? क्योंकि पहले आगे एल वन एल टू भी है, एल टू एल थ्री भी है, तो क्या एल वन और एल थ्री आपस में परपेंडिकुलर है? एल वन एंड एल थ्री आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि एल वन और एल थ्री आपस में पैरेलल हो गए, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन आर को, तो इसलिए ये आपका सिमेट्रिक, ये ट्रांजिटिव नहीं है कि आपके पास एल वन और एल वन एल टू बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर एल टू एंड एल थ्री भी आपके पास रिलेशन आर में है, क्योंकि एल टू और एल थ्री भी परपेंडिकुलर है आपस में। ठीक है, एल थ्री है यहाँ पर, तो बट एल वन इज नॉट परपेंडिकुलर टू एल थ्री, बट एल वन एल थ्री के परपेंडिकुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि एल, अगर ये एल वन एल टू के परपेंडिकुलर और एल टू एल थ्री के परपेंडिकुलर है, तो एल वन और एल थ्री आपस में पैरेलल हो जाते हैं, तो इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए ये रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ये था आपको समझाने के लिए। और इसमें एक और ख़ास बात क्या है कि आपको याद रखना है कि आपका इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, अब उस पर बात करते हैं उसके बाद वन वन फंक्शन पे। वन वन फंक्शन की मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। वन वन फंक्शन क्या है? जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस वन था, अगर आप एक्स वन सब्सटीट्यूट करते हो तो y कितना आता है? टू। x अगर आप टू सब्सटीट्यूट करते हो तो y कितना आता है? टू प्लस वन, थ्री। तो ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे इसके? x वन है, y टू आ गया, क्योंकि x y ऐसे ही बनता है, x टू है तो y थ्री आ गया। तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस आ रही है, फर्स्ट एलिमेंट की इमेज सेकंड होता है,
तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। तो एलिमेंट ए है आपके पास, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस वन है, ठीक है। तो ये y किस में है, वेरिएबल x में है, क्योंकि y डिपेंड है x वेरिएबल पे। x आप सब्सटीट्यूट करते हो तो y आपके पास इमेज होती है, x आप सब्सटीट्यूट करते हो एंड y आपके पास इमेज होती है। और y किसके इक्वल है, f ऑफ x के। तो ये f ऑफ x को भी हम लोग इमेज कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास आ गया x और y, x की इमेज क्या है, y, ठीक है। और y किसके इक्वल है, f ऑफ x के। आप ऐसे लिख सकते हो, y की जगह f ऑफ x भी लिख सकते हो, ठीक है। x की इमेज क्या है, f ऑफ x। तो वो क्या कह रहा है, अगर इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी सेम होंगे, और अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो इमेजेस भी डिफरेंट होंगी। मतलब डिफरेंट एलिमेंट हैज़ डिफरेंट इमेजेस। वन वन फंक्शन ये होता है, जैसे वन की इमेज टू है, टू की इमेज थ्री है, थ्री की इमेज फोर है, ठीक है। यहाँ पे अगर फाइव होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी एक्स्ट्रा। क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ इट्स वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। कल हमने किया था। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ इट्स इमेज इन वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ए सेट के हर एक एलिमेंट की बी सेट में एक ही इमेज होनी चाहिए। तो आपको मैं फंक्शन की दो चीज़ें बता देता हूँ। ये आ गया वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, ये एक अभी तक यहाँ के एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, और अब अभी भी दो एलिमेंट की एक इमेज है, लेकिन फोर की भी सिंगल इमेज है, थ्री की भी सिंगल इमेज है। ये भी हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता, यहाँ पर फोर होता और थ्री की इमेज, एक एलिमेंट की अगर दो इमेजेस हो जाए तो ये आपके पास क्या बन जाता है, एक एलिमेंट की दो इमेजेस हो जाए तो ये आपके पास रिलेशन बन जाता है, ठीक है। लेकिन एक एलिमेंट की एक ही इमेज रहे तो ये आपके पास फंक्शन रहता है, ठीक है। तो वन वन फंक्शन क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट इमेजेस। ये इन शॉर्ट मैंने बता दिया आपको। ये फंक्शन है आपके पास ए और बी, ए क्या है वन टू थ्री, बी क्या है टू थ्री फोर फाइव। तो आपके पास रिलेशन दिया गया एक्स वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो फंक्शन बन गया आपके पास एक्स है, ए में क्या है, ए क्रॉस बी करते हैं। तो ऑर्डर पेयर जो भी आते हैं, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है सेट ए से होता है, सेकंड एलिमेंट सेट बी से होता है, तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट वन आ गया एक्स, तो एक्स आ गया, वाई किसके इक्वल है, एक्स प्लस वन के। फर्स्ट एलिमेंट वन आ गया तो ये कितना आ गया, टू। सेकेंड एलिमेंट हमने टू सब्स्टिट्यूट कर लिया तो टू प्लस वन कितना आ गया, थ्री। थर्ड एलिमेंट हमने थ्री चूज कर लिया तो थ्री प्लस वन कितना आ गया, फोर। अब फाइव रह गया क्योंकि यहाँ पे फोर नहीं है, ठीक है। तो इसका बनाएंगे तो यहाँ पे देखो वन की इमेज टू है, टू की थ्री है, थ्री की फोर है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फंक्शन आपके पास वन वन फंक्शन है, वन की टू इमेज है, टू की थ्री, थ्री की फोर, तो ये फंक्शन आपके पास वन वन है। फाइव से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फंक्शन क्या कहता है, ए सेट के सभी एलिमेंट की बी सेट में एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो वन वन फंक्शन हो गया। उसके बाद है आपके पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि बी सेट के हर एक एलिमेंट की फंक्शन एक्स टू वाई इज सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वाई हैज इट्स प्री इमेज इन एक्स। ये एक्स सेट है, ये वाई सेट है, तो बी सेट के हर एक एलिमेंट की ए सेट में प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर देखें इसको, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, फंक्शन की डेफिनेशन थी कि ए सेट के हर एक एलिमेंट की बी सेट में एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ दो एलिमेंट की एक इमेज है, थ्री की एक है, थ्री की सी है और फोर की भी सी है, तो घबराना नहीं है, ये हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन क्या कहता है, ए सेट के हर एक एलिमेंट की बी सेट में एक ही इमेज होनी चाहिए। तो थ्री की इमेज भी एक ही है और फोर की इमेज भी एक ही है, बेशक दोनों की सेम है, लेकिन थ्री की इमेज सिर्फ एक है, दैट इज सी, इसके सिवा कोई इमेज नहीं है। तो ये आपके पास फंक्शन है। फोर की भी एक ही इमेज है, दैट इज सी, तो इसके सिवा कोई भी इमेज नहीं है। तो ये आपका फंक्शन जो है, ये आपका फंक्शन है। अब आपको देखना है ये ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू क्या कहता है कि बी सेट के हर एक एलिमेंट की, वाई सेट की हर एक एलिमेंट की एक्स सेट में प्री इमेज होनी चाहिए।
एक हो या दो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ के सभी एलिमेंट की यहाँ पे प्री इमेज है, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन है। जैसे हमने यहाँ पे किया, ये आपका ऑन टू नहीं था, 2 की प्री इमेज 1 है, 3 की प्री इमेज 2 है, 4 की प्री इमेज 3 है, लेकिन 5 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान देना है। और 1 1 का एक और नाम है, 1 1 का एक और नाम है, दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि 1 1 फंक्शन को और भी क्या कहते हैं, इंजेक्टिव कहते हैं, सरजेक्टिव कहते हैं, बाईजेक्टिव कहते हैं, या नन ऑफ दीज कहते हैं। तो 1 1 फंक्शन को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव। ठीक है, और ऑन टू फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन को क्या कहते हैं, सरजेक्टिव। तो मैंने आपको ये भी कहा कि आपको पेपर में ये भी आ सकता है कि ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाईजेक्टिव, या नन ऑफ दीज। तो आपका सरजेक्टिव। दूसरा सिचुएशन ये भी आ सकता है कि सरजेक्टिव जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 है, ऑन टू है, बोथ है, बोथ 1 1, बोथ 1 1 एंड ऑन टू, और नन ऑफ दीज। तो ये कौन सा है, ऑन टू फंक्शन। तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इसमें से आ सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होंगे। तो बाइजेक्टिव, अब यहाँ पर बाइजेक्टिव फंक्शन है, हमने 1 1 कर लिया, दैट इज इंजेक्टिव, ऑन टू कर लिया, दैट इज सरजेक्टिव। अब आ गया बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, विच इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, वो 1 1 भी है और वो ऑन टू भी है। बाइनरी ऑपरेशंस, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशंस थोड़ा सा वास्ट है, मैं आपको शॉर्ट में कोई चीज़ें कराऊंगा। बाइनरी ऑपरेशन में एक चीज़ आइडेंटिटी आती है और एक इन्वर्स आता है। इन्वर्स शायद मैंने नोट डाउन नहीं किया, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी है जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बन सकता है, और एक इन्वर्स है। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या है कि आपका बाइनरी ऑपरेशंस कौन कौन से हैं आपके पास, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह की। ठीक है, ये 4 बाइनरी ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है कि बाइनरी ऑपरेशन में आप ए के साथ क्या प्लस, माइनस, डिवाइड या मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट ए ही आएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ों के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारे पास, एक एडिशन के लिए और एक मल्टीप्लाइकेशन के लिए। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 1 में आप क्या ऐड करोगे कि रिजल्ट 1 आएगा, 0। 2 में आप क्या ऐड करोगे तो रिजल्ट 2 आएगा, 2। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपकी 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रियल नंबर्स इज, फॉर ऑल रियल नंबर इज 0। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, आप 2 के साथ, आप 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि रिजल्ट 2 आएगा, दैट इज 1। आप 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि रिजल्ट 3 आएगा, दैट इज 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है आपकी, 1। ये आपको याद रखना है, फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है इनवर्स। इनवर्स यहाँ पे रह गया। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी है वहां एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या है, ए में जैसे एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स है कि ए में आप क्या ऐड करोगे कि रिजल्ट 0 आएगा, दैट इज योर आइडेंटिटी। ए में क्या ऐड करोगे कि रिजल्ट आइडेंटिटी आए, दैट इज माइनस ए। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रियल नंबर्स, जो ए होगा उसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, माइनस ए, एडिटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या, अब मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ए के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आएगा, दैट इज योर आइडेंटिटी। तो 1 अपॉन ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एडिटिव आइडेंटिटी ए के लिए क्या है, माइनस ए,
एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या आइडेंटिफाई करो। एडिटिव इनवर्स ए के लिए क्या है, माइनस ए, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ए के लिए 1/a, ताकि रिजल्ट क्या आए 1 विच इज योर आइडेंटिटी, और यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है 0 विच इज योर आइडेंटिटी। समझ आ गई, इनको नोट डाउन कर लेना। एडिटिव इनवर्सेस फॉर ए के लिए माइनस ए, तो ए कोई भी हो सकता है। ए आपके पास 2 होगा तो उसमें ऐड -2 हो जाएगा, 3 होगा तो उसमें ऐड -3 हो जाएगा, तो रिजल्ट 0 आएगा। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2, रिजल्ट 1 आएगा। 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1/3, रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। एडिटिव इनवर्स आपके पास ए के लिए -a, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए के लिए आपके पास 1/a। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, तो 2 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/2, लेकिन 1/2 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/1/2, तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो रिजल्ट इज 1। वैसे ही ए के लिए आपके पास है -a, तो 2 के लिए आपके पास एडिटिव इनवर्स है -2, तो रिजल्ट इज 0। लेकिन अगर a -2 हो तो रिजल्ट कितना आएगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाई -2, क्योंकि ये इसका माइनस है, तो ये कितना आ जाएगा -2 + 2 इज 0। तो उल्टा आ जाता है, अगर a 2 है तो -a आएगा। ठीक है, और अगर -2 है तो एडिटिव इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं आपको डायरेक्ट कि जो 2 है उसका, या -2 है उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो सकता है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो सकता है 2, डायरेक्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछते हैं तो 2 का आपके पास क्या आ जाएगा 1/2, लेकिन अगर 1/2 है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इससे उल्टा आ जाएगा, दैट इज 2। तो अगर 2/3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल, तो रिजल्ट इज 1 आ जाएगा। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब फाइंड आउट करते हो तो रिजल्ट क्या आता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब आप निकालते हो a × 1/a किसके इक्वल होता है 1, और 1 क्या है आपकी आइडेंटिटी, कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, समझ आ गई बात, तो ये आप नोट डाउन कर देना साथ साथ में। इसके बाद है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस हो गए। हाँ, इसके बाद लास्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये बहुत ही वास्ट है, इसका मैं आपको शॉर्टकट में एक चीज़ करा दूंगा कि एक फंक्शन है f फ्रॉम x टू y। जैसे 2 का इन्वर्स निकाला हमने, एडिटिव इन्वर्स क्या था -2, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या था 1/2। वैसे ही अब यहाँ पे फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना। कोई भी फंक्शन x से y तक, ठीक है, तो उसका इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका इन्वर्स क्या होगा। अगर एक फंक्शन है हमारे पास x से y तक और इस फंक्शन का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो कौन सा फंक्शन होगा, g फ्रॉम y टू x। समझ आ गई बात, x से लेके y तक आपका f फंक्शन है और y से लेके x तक आपका g फंक्शन है। अगर एक फंक्शन है उसका इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है और फंक्शन x टू y है तो उसका इन्वर्स कहाँ होगा, y टू x। x टू y है तो उसका इन्वर्स होगा y टू x। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखने वाली है, f कंपोजिशन g ये किसके इक्वल होता है। ये आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा इसमें क्या होता है, ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, आप क्वेश्चंस करते जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व आउट करने वाले, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि अगर f कंपोजिशन g है तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, वो आपके पास i ऑफ y होगा, और g कंपोजिशन f है तो रिजल्ट आपके पास क्या होगा, i ऑफ x। अगर f कंपोजिशन g है तो रिजल्ट आपके पास i ऑफ y होगा, और g कंपोजिशन f है तो रिजल्ट आपके पास i ऑफ x होगा। g कंपोजिशन f है
तो जी का रिजल्ट आपको एक्स में मिलता है तो आई ऑफ एक्स, एफ कंपोजिशन जी है तो एफ का रिजल्ट आपको वाई में मिलता है तो आई ऑफ वाई। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें छोटी छोटी। तो ये था हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। आज हमारा रिलेशन एंड फंक्शन भी कंप्लीट हो गया, 2 वीडियोस में हमने कंप्लीट कर लिया। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपकी एमसीक्यूज के रिलेशन एंड फंक्शन में। तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कंटेंट कैसा लगा आपको, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं। और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट वीडियो है वो है हमारी एमसीक्यूज़ की। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के हैं उनके मैथ सेक्शन में इंप्रूवमेंट हो सके। और एमसीक्यूज़ पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, तो एमसीक्यूज़ को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इसकी जो पीडीएफ है वो मैं वहाँ पे डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।